नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन से। और अगर आप डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फॉर्न प्लांट्स आर। आपको बताना है कि जो फॉर्न प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्टली किस ग्रुप में आते हैं। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 2 है एम्फीबियस, ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोफाइट्स और ऑप्शन नंबर 4 है मीजोफाइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि फॉर्न प्लांट्स को आप बेसिकली किस कैटेगरी में रखोगे तो वो है हाइग्रोफाइट्स। ठीक है, हाइग्रोफाइट्स है, हाइड्रो नहीं। हाइड्रो मीन्स होता है पानी में उगने वाले पौधे। हाइग्रो मीन्स जो हाइग्रो यहाँ पे टर्म आप देख रहे हैं यूज़ होता है मॉइस्चर के लिए। ठीक है, बेसिकली दिस वर्ड इज़ यूज फॉर मॉइस्चर। तो फॉर्न प्लांट्स आर बेसिकली दैट प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन मॉइस्चरस एरिया। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ऐसे पौधे जो पानी में पनपते हैं जिनका हैबिटेट वाटर होता है, दोज आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस मीन्स होता है ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड और वाटर एरिया दोनों पे एग्जिस्ट करते हैं। मीजोफाइट्स की बात करें तो ऐसे सारे प्लांट्स जो कि लैंड एरिया और ड्राई एरिया दोनों पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो सारे प्लांट्स हैं उन्हें मीजोफाइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइग्रोफाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द टिपिकल सीड मोर रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशंस दैन द टिपिकल स्पोर। आपको बताना है कि इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एक टिपिकल सीड को ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाता है एडवर्स कंडीशन की तरफ। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा चार ऑप्शंस में से है जो कि रक्षा करता है एडवर्स कंडीशन में भी सीड की। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरोपोलिन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनल रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर। ऑप्शन नंबर सी है इंटेगमेंट्स और ऑप्शन नंबर डी है एबिलिटी टू बी डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटेगमेंट्स। ठीक है, ये होते क्या है? तो बेसिकली इंटेगमेंट्स आर आउटर कवरिंग। ये टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है सीड्स के किनारे दो लेटरल साइड से। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि जब भी सीड ऐसी कंडीशन में होता है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन दीज इंटेगमेंट्स हेल्प द सीड टू बिकम मोर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, अच्छा ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन है क्या? तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पोलन ग्रेन्स की अपर लेयर में पाया जाता है जो कि एडवर्स कंडीशन से इनकी रक्षा करता है। ठीक है, सेकेंड देखिए एन इंटरनल रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर जो होता है वो कभी भी एक रिजर्वायर के रूप में, ठीक है कि चलिए सेल ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि डेसिकेशन का खतरा है या कभी सूखा पड़ जाता है, तो इन दैट सिचुएशन ये जो वाटर है वो एक रिजर्व वाटर जो है वो एक थोड़ा सा हेल्प का काम करता है लेकिन रक्षा नहीं कर पाता एडवर्स कंडीशन में। ठीक है, एबिलिटी टू बी डिस्पर्स। तो डिस्पर्जन कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके द्वारा सीड अपने आप को रेजिस्ट कर सके एडवर्स कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटेगमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डाइक्लोरोफेनिल डाईमेथिल यूरिया, जिसे DCMU के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, या इसे आप किस तरीके से देखते हैं या इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से आप देखोगे, यही आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे।
सबसे पहला ऑप्शन है इनहिबिट्स ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोमोट्स ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ जो DCMU है जिसे कि डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया कहा जाता है, ये इनहिबिट करता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन को और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। यानी कि अगर ऑक्सीजन का जो फ्री मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके इवोल्यूशन को रोकता है, तो ये फंक्शन होता है DCMU का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी PGT के लिए भी और GIC के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, बायोटिक पोटेंशियल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय, आपको बताना है कि बायोटिक पोटेंशियल जो होता है किसके द्वारा काउंटरएक्टेड होता है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कॉम्पिटिशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर बी है प्रोड्यूसर इज द लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है लिमिटेशन ऑफ फूड सप्लाई और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। यानी कि बायोटिक पोटेंशियल है वो किसके द्वारा काउंटर किया जाता है। तो ये दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो मैच नहीं करता है बायोटिक पोटेंशियल को, ठीक है। अगला को देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है आप सभी के लिए। अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर, आपको बताना है कि स्मूथ ER जो होता है वो किसकी साइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी है अमीनो एसिड सिंथेसिस और ऑप्शन नंबर डी है लिपिड सिंथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि स्मूथ ER का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। अब स्मूथ ER होता क्या है, तो गाइस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स ऐसे अटैच्ड होते हैं, छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो आउटर लेयर में नहीं पाए जाते, ठीक है, और इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और ये कहता है द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल गार्डन पी यूज्ड बाय मेंडल इज, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था गार्डन पी मेंडल द्वारा यूज़ किया गया था किस फंक्शन के लिए, ठीक है, किस काम के लिए यूज़ किया गया था। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है क्रॉस फर्टिलाइज्ड क्रॉप। ऑप्शन नंबर बी है बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप और डी है मे वैरी विद इको टाइप। यानी कि जो गार्डन पी है वो किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिशियल हुआ उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कम्प्लीटली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉप था पी, गार्डन पी, ठीक है। आपने देखा कि कई सारे एलील्स जो उन्होंने थे वहाँ पे लिए, ठीक है, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए थे और जो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, एक ड्वार्फ था और एक रिसेसिव, और दोनों को उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा इस अपने जो मेथड जो एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने आगे लेकर के परफॉर्म किया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था गार्डन पी का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी TGT के एग्जामिनेशंस के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने की बेहद ही उम्मीद बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, तो डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड, जो प्लांट लाइफ होती है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो क्यों अपीयर होती है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है ड्यू टू एब्रप्ट म्यूटेशंस। ऑप्शन नंबर बी है सडनली ऑन अर्थ। ऑप्शन नंबर सी है बाय सीड डिस्पर्सल और ऑप्शन नंबर डी है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आता है कि डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ, जो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि जैसे जैसे जो टाइम था वो बीतता चला गया तो प्लांट्स के अंदर एक सडन चेंजेस नज़र आए, डाइवर्सिटी नज़र आई है, मॉडिफिकेशंस नज़र आई है। तो उसका कारण था क्या, तो उसका कारण था ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। जैसे जैसे टाइम बीता प्लांट्स के साथ में जो सराउंडिंग थी वो भी बदली और उस सराउंडिंग के साथ खुद को मैनेज करने के लिए प्लांट्स को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा अपने फीचर्स को। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था
जो चेंजेस या मॉडिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन नज़र आई वो किस कारण थी? काफ़ी ज़्यादा जो लंबा अंतराल था इवोल्यूशनरी चेंजेस को लेकर के वो देखने को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है डैश प्रोड्यूसेस बेसिडियोस्पोर्स। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बेसिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है डायमॉर्फिक फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है क्लब फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है सैक फंजाई। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई ऐसा फंजाई है जो कि बेसिडियोस्पोर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ रॉन्ग इन रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। आपको बताना है कि ब्रायोफाइट्स के केस में दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड स्पर्म्स और ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो अब जो 3 फीचर्स यहाँ पे गिवन हैं ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट्स में और टाइडोफाइट्स में दोनों ही वाटर एसेंशियल होता है, आर्चिगोनिया दोनों में ही प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड स्पर्म जो सिलिएटेड देखिए ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है लेकिन टाइडोफाइट्स में फ्लैजिलेटेड आपको स्पर्म्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है एगर विच इज़ द सॉलिडिफाइंग एजेंट इन मैनी बैक्टीरियल कल्चर मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ व्हाट। एगर जो कि एल्गी से निकाला जाता है तो ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है बैक्टीरियल कल्चर मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियल कल्चर मीडियम के लिए जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है एगर, ये किस एल्गी की सेल वॉल से निकाला जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है पायरोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है क्राइसोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफाइटा और ऑप्शन नंबर डी है रोडोफाइटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोडोफाइटा। ठीक है, रोडोफाइटा जिसे रेड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जेंथोफिल जो होता है वो कंपोनेंट होता है इनकी सेल वॉल का, एंड दैट इज़ वाई इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी को कहा जाता है, क्राइसोफाइटा कहा जाता है गोल्डन एल्गी को, और पायरोफाइटा ऐसे एल्गी को कहा जाता है जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके जानने के लिए। तो एगर जो है वो निकाला जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोडोफाइटा से। ठीक है, एगर क्या होता है, ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि अगर मीडियम लिक्विड है तो एगर को ऐड करने के बाद वो थोड़ा सा जेली सा अपीयरेंस देता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्सटेल इज कॉमन नेम ऑफ व्हाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जाम्स। हॉर्सटेल जो है उसे कॉमनली किस ऑर्गेनिज्म को या किस प्लांट को जनरली हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है इक्विसेटम, ऑप्शन नंबर बी है मार्केंशिया, ऑप्शन नंबर सी है मार्सिलिया और ऑप्शन नंबर डी है टेरिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इक्विसेटम। तो इक्विसेटम को जनरली हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जाना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, द मेन वे दैट पाइन ट्रीज डिस्पर्स देयर ऑफस्प्रिंग इज बाय यूजिंग। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मीडियम है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू जो पाइन ट्रीज होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को डिस्पर्स करते हैं। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रूट्स दैट आर ईटन बाय एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी है विंड ब्लोन सीड्स, ऑप्शन नंबर सी है स्क्वेरल्स टू बरी कोन्स और ऑप्शन नंबर डी है स्पोर्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि ऑप्शन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी विंड ब्लोन सीड्स। ठीक है, यानी कि जो पाइन ट्रीज होती हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग या जो उनके सीड्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, विंड के द्वारा। ठीक है, जो हवा होती है उनके सीड्स को बहा ले जाती है। तो एक करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विंड ब्लोन सीड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45,
स्पीशीज दैट अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स सेपरेटेड बाय स्पेशल बैरियर्स आर, यानी कि स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं और एक स्पेसिफिक बैरियर के द्वारा सेपरेट की जाती है, ऐसे एरिया को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, या ऐसी स्पीशीज़ को आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है देखिए एलोपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है सिम्पैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी है सिबलिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलोपैट्रिक, ठीक है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के में प्रेजेंट होती हैं और एक स्पेशल बैरियर के द्वारा अगर सेपरेटेड है तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, तो उन्हें आप बोलेंगे एलोपैट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 46, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज। तो सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी टीजीटी में आने की बेहद ही संभावनाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है देखिए सिक्रीशन, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन सिंथेसिस और ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो सेंट्रोसोम जिसका कि फंक्शन तब स्टार्ट होता है जब सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, जिनमें माइटोसिस और मियोसिस आते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस के इनिशिएशन के पहले सेंट्रोसोम जो होता है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सेल में अगर सिक्रीशन की बात की जाए तो कई सारे जैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे जिनमें आपका लाइसोसोम आता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है, इसके साथ ही गोल्गी बॉडी आती है। तो कई सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसफर और सिक्रीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के रूप में, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल होता है तो वैक्यूल्स के द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस कैरी ऑन होता है तो इसमें आरएनए का बेसिक फंक्शन होता है, इसके साथ ही एंजाइम्स का फंक्शन होता है, ठीक है, डीएनए का फंक्शन होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके इस क्वेश्चन का जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम इज, आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो जनरली क्या है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 है डाईजेनेटिक, ऑप्शन नंबर बी है मोनोजेनेटिक, ऑप्शन नंबर डी है एक्टो पैरासाइट और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीजेनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, देखिए पहले क्वेश्चन में से आप आंसर को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्टो पैरासाइट तो आपको वैसे निकल जाएगा क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड का पैरासाइट है, ठीक है, तो एक्टो पैरासाइट वैसे निकल गया। जेनेटिक मीन्स होता है कि एक कितने सारे होस्ट जो होते हैं वो चाहिए होते हैं किसी भी पैरासाइट के प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोनो मीन्स होता है सिंगल होस्ट चाहिए, डाईजेनेटिक मीन्स होता है कि 2 होस्ट चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है देखिए पॉलीजेनेटिक, यानी कई सारे होस्ट चाहिए इसकी प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो है डाईजेनेटिक, यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है बेसिकली वो डाईजेनेटिक है। डाईजेनेटिक मतलब होता है कि प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं उसके प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। तो पहला होस्ट क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, जिसके गट में ये ऊकार्नेट स्टेज में प्रेजेंट होता है और ऊकार्नेट स्टेज ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, ठीक है, जो कि एक मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज के अंदर उसके पूरे गट को कवर करके रखता है। अगर आप इमेज के थ्रू समझें तो कुछ इस प्रकार से ये गट है, तो छोटे छोटे यहाँ पे कई सारे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होती है, ऊकार्नेट स्टेज। जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको स्पोरोजोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपको जानने का, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेज जो होती है, दूसरा जो होस्ट होता है इसका, ये होता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। पहला होस्ट कौन था, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके गट में ये रेजिस्ट करता है खुद को और खुद को प्रोपेगेट करता है। और दूसरा जो होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स, और इनके आरबीसी और लिवर सेल्स के अंदर ये खुद को प्रोपेगेट करवाता है, खुद को डेवलप करता है। और यहाँ पर जो इन्फेक्टिव स्टेज है इनकी वो होती है स्पोरोजोइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ व्हाट। आपको बताना है कि मोटाइल जाइगोट जो होता है वो किसकी लाइफ हिस्ट्री में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लाज्मोडियम।
तो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज होती है वहाँ पे मैक्रो और माइक्रो फैगेट करके एक जो स्टेज आती है, वहाँ पर एक ऐसी स्टेज आती है जब ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये टॉप एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रीजन होता है वो टेपरिंग होता है और बीच में ब्रॉड होता है, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है ये मोटाइल स्टेज होती है, मोटाइल जाइगोट होता है जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर फॉर्मेशंस की होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है जहाँ पर ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इस स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूरर्स डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड बाय व्हाट। अब आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपकी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि म्यूरर्स डॉट्स जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन जो होते हैं उसमें किस स्टेज में इन्फेक्शन में पाया जाता है, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है। म्यूरर्स डॉट्स जो होते हैं वो जनरली एरिथ्रोसाइट्स में नज़र आते हैं ह्यूमन बींग्स के। तो ये कब नज़र आते हैं और किसके इन्फेक्शन के द्वारा जो है ये डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है। म्यूरर डॉट्स नाम देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्नफर्स डॉट्स होते हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं ये भी हम अभी बात करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम ओवेल और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडियम मलेरे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि म्यूरर्स डॉट्स जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण नज़र आते हैं, जो कि एरिथ्रोसाइट्स में ह्यूमन बींग्स के नज़र आएगा, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम अगर ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है तो उनकी आरबीसी के अंदर जो डॉट है म्यूरस डॉट्स ये नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, स्नफर्स जो डॉट्स है वो कब नज़र आते हैं, जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा इन्फेक्टेड होता है पर्सन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन व्हाट। यानी कि एंडोमिक्सिस जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है वर्टिसेला, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है ओपेलिना और ऑप्शन नंबर डी है यूग्लिना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि एंडोमिक्सिस जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो पैरामीशियम के अंदर नजर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फिक्सेशन पैपिले आर फाउंड इन, यानी कि स्थरण पिंडिका पाई जाती है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है टॉर्नेरिया लार्वा, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोकोफोर लार्वा, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोकीरियम लार्वा और ऑप्शन नंबर डी है एसिडियन लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है ऑप्शन नंबर डी एसिडियन लार्वा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सारे लार्वास किसके साथ में एसोसिएटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो बैलोनोग्लॉसिस का लार्वा स्टेज देखा जाता है, जबकि ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये आपके नेरीज का लार्वा स्टेज माना जाता है। थर्ड देखिए, ग्लोकीडियम लार्वा जो है यह आपका यूनियो का लार्वा स्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चारों देखा, टॉर्नेरिया लार्वा, बैलोनोग्लॉसिस, नेरीज और ये क्या है आपका ग्लियोट्राई का जो लार्वा है ये आपका एसोसिएटेड है यूनियो के साथ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो है टेम्परेचर को बैलेंस करना और इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे सब्सटेंस जो कि हार्मफुल होते हैं या फिर यूजलेस होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो सेल की बॉडी से बाहर निकालने का जो फंक्शन है वो करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आज की सीरीज़ ख़त्म होती है और ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन।
जो आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस पर ऐड हो करके डेली स्टडी मटेरियल PDF देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो को यहीं देते हैं विराम। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।